आज का जो हमारा प्लेनेट है वो प्लेनेट है मून। तो जब हमने सन की वीडियो बनाई थी तो सन की वीडियो बनाते हुए हमने देखा था कि पराशर जी ने सन जो है, सूर्य जो है, उसको चराचर जगत की क्या कहा है? उसको कहा है कि वो चराचर जगत की आत्मा है। इसी प्रकार जब उन्होंने मून को डिफाइन किया है तो मून को उन्होंने कहा है ये मन है, उसको वो मनहा कहते हैं, यानी कि ये मन है। तो मन का जो डोमेन है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अगर हम ये कहें कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी वस्तु है जो सबसे तीव्र गति से कहीं भी जा सकती है तो वो मन है। इसलिए देखेंगे तो जो प्लैनेटरी मोशन होता है उसमें सबसे तेज जो एस्ट्रोलॉजिकली हमने देखा है, तो सबसे तेज एस्ट्रोलॉजिकली मोशन जो है वो चंद्रमा का है। तो इसलिए, और वैसे भी जब मुझसे पूछते हैं तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये कह देता हूं कि अगर ज्योतिष में सर्वाधिक कठिन किसी ग्रह को साधना है तो वो चंद्रमा है। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लैनेट टू टेम इन एस्ट्रोलॉजी इज चंद्रमा। और ये एक अकेला प्लैनेट ऐसा है जो आपके संपूर्ण जीवन का जो लेखा जोखा है उसको निर्धारित कर देता है। क्यों? देखो भाई, सूर्य तो क्रिएटर है, तो सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने तो क्रिएट करके छोड़ दिया भाई, उसने आपको जन्म दिया, जन्म देके छोड़ दिया, आपको आपकी उत्पत्ति का कारण बता के छोड़ दिया। लेकिन ये जो प्लैनेट है ना चंद्रमा, ये निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण मैं देता हूं। जब आप ज्योतिष करते हैं तो ज्योतिष में 3 चीजें आती हैं। एक आती है कुंडली, दूसरा आता है कुंडली में बने योग, और तीसरा आता है दशा। तो दशा जो है इसको हम सिचुएशन भी कहते हैं। तो अच्छी दशा का मतलब क्या है? गुड सिचुएशन। बुरी दशा का मतलब क्या है? बैड सिचुएशन। अब ये जो दशा है ना, इसका सारा खेल इस प्लैनेट के द्वारा चलता है। यानी कि ये दशा और ये प्लैनेट, ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई प्लैनेट है, तुम्हारा चंद्रमा है, तो तुम्हारा चंद्रमा मान लो किस राशि में है? सपोज करो तुम्हारा चंद्रमा हो गया जी कर्क राशि में। ठीक है, कर्क राशि में हो गया। अब कर्क राशि में सपोज करो वो हुआ 4 डिग्री का। ठीक है, तो कर्क राशि में 4 डिग्री के चंद्रमा होने का अर्थ क्या है कि जन्म के समय तुम्हें महादशा किसकी मिली? सैटर्न की मिली। सैटर्न के बाद किसकी? मरकरी की। फिर किसकी? केतु की। फिर किसकी? वीनस की। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारे जीवन की जो श्रेष्ठ दशा है वो शुक्र है। ठीक है, अब सबसे श्रेष्ठ दशा मान लो तुम्हारी शुक्र है। अब यदि ये शुक्र तुम्हारा आ रहा है, लेटस से कि ये शुक्र तुम्हारा आया 50 से 70 साल की उम्र के बीच, ऐसा मान लेते हैं। और एक कंडीशन हम देते हैं कि शुक्र आया 30 से 50 साल के बीच। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन है? शुक्र है। तो आप क्या चाहोगे कि उसकी दशा आपको 50 से 70 में मिले कि 30 से 50 में मिले? अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो हम कहेंगे 30 से 50 में मिले। क्योंकि अगर ये व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छा करना चाहता है तो ये 30 से 50 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसके अंदर नॉर्मली व्यक्ति के अंदर एक इच्छा शक्ति भी होती है किसी कार्य को ज्यादा करने की। ऐसा नहीं है कि 60 के बाद वो नहीं कर सकता, बट एक जो इच्छा शक्ति यहां रहती है वो नेचुरल रहती है। राइट? अब ये देखो कि ये चंद्रमा जिसने 4 डिग्री का हुआ, तो 4 डिग्री का होने पे उसने सैटर्न की दशा दे दी। अगर ये 4 डिग्री का चंद्रमा ना होकर ये 14 डिग्री का होता तो स्टार्टिंग दशा किसकी मिलती? मरकरी की मिलती। फिर किसकी मिलती?
केतु की मिलती, फिर किसकी मिलती, वीनस की मिलती। यानी कि जिस समय पर आप इस दशा को मांग रहे हो शुक्र की कि वो 30 से 50 के बीच में आए, उसको देने वाला एक ही ग्रह है, चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा की डिग्री अगर इधर हुई तो लाइफ पूरी चेंज, उधर हुई तो लाइफ पूरी चेंज। यानी कि एक प्लेनेट ऐसा है जो आपकी पूरे जीवन को इधर उधर करने की क्षमता रखता है, दैट इज चंद्रमा, मून। और पराशर जी ने क्या कहा, पराशर जी कहते हैं जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा को वर्ण के हिसाब से वैश्य वर्ण का माना है, यानी कि बिजनेस क्लास। अब चंद्रमा के साथ मरकरी को भी उन्होंने वैश्य वर्ण का माना है, बिजनेस क्लास। अब उन्होंने जो दो वर्ण बताए हैं, इन वर्णों में डिफरेंस क्या है? इन वर्णों में डिफरेंस यह है कि चंद्रमा को उन्होंने क्या कहा है, ये उदार वैश्य है, यानी कि ही इज अ इमोशनल बिजनेसमैन। और मरकरी को उन्होंने क्या कहा है, प्योर बिजनेसमैन। यानी कि व्यापार तो ये दोनों ग्रह करवा रहे हैं, मून और मरकरी, लेकिन मून को उन्होंने क्या कहा है कि ये इमोशंस के साथ में व्यापार करेगा, और मरकरी को क्या कहा है कि ये प्योरली बिजनेस करेगा। अब इसका उदाहरण इस तरीके से समझ लीजिए कि यदि किसी की कुंडली आपको मिल जाए, तो यदि किसी की कुंडली आपको मिले तो चंद्रमा उसका 10th हाउस में बैठ गया, ठीक है, और दूसरी कुंडली जो आपको मिली उसमें मरकरी 10th हाउस में बैठ गया, तो दशम भाव किस चीज का है, कर्म का है। अब जो 10th हाउस में चंद्रमा लेकर बैठा है उसको आप क्या कहोगे? पराशर जी कह रहे हैं चंद्रमा का जो वर्ण है वो वैश्य वर्ण है, यानी कि जो चंद्रमा 10th हाउस में लेकर बैठा है वो एक व्यापारी है। अब व्यापारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र, इनकी मेंटालिटी में फर्क कैसे आता है? जो चंद्रमा है वो क्या है? चंद्रमा व्यापारी वर्ण है। व्यापारी की मेंटालिटी किस चीज पर मैटर करती है? प्रॉफिट एंड लॉस। कहां फायदा है, कहां नुकसान है, व्यापारी उसके बारे में फिक्र ज्यादा करेगा। ब्राह्मण किस चीज के बारे में फिक्र करेगा? ज्ञान लेना क्या है और ज्ञान देना क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय किस चीज के बारे में विचार करेगा? किससे प्रोटेक्ट करना है, यानी कि मुझे किससे खुद को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मेरा रक्षण चाहिए, तो वो प्रोटेक्टर के रूप में काम करेगा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रोटेक्ट करना। और शूद्र का धर्म क्या है? सेवा करना। मुझे किसकी सेवा करनी है, किसकी सर्विस देनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी जन्म कुंडली में राहु 10th हाउस में बैठा है, तो राहु का वर्ण क्या है? शूद्र वर्ण है। इसका अर्थ यह है कि मुझे अपना कर्म एक सेवक के रूप में करना पड़ेगा। अगर मेरी कुंडली में राहु वहां ना होके चंद्रमा वहां हो जाता, चंद्रमा 10th हाउस में हो जाता, इसका अर्थ मैं अपना कर्म प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रख के करता। मैं ये देखता ये काम करने में मुझे नफा है, नहीं, ये काम करने में मुझे नुकसान है, नहीं। अब मैं मान लो एक ज्योतिषी हूं, इस टाइम पर आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं, अगर मान लो मेरा चंद्रमा 10th हाउस में होगा तो मेरी मेंटालिटी क्या होगी? भाई मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो बनाने से मुझे फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा। लेकिन क्योंकि मेरी कुंडली में राहु 10th में है, तो यदि मुझे अपना कर्म श्रेष्ठता से करना है तो मुझे इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि इस वीडियो के माध्यम से क्या मैं किसी तरीके से जनसाधारण की सेवा कर सकता हूं, यदि हां
तो इसका मतलब ये वीडियो अपना जो इसका एक वो बनता है, एक इसका जो एक उद्देश्य बनता है वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, राइट। तो पराशर जी ने कहा चंद्रमा क्या है, उदार वैश्य है, यानी कि थोड़ा इमोशनल काइंड ऑफ बिजनेसमैन है। मरकरी क्या है, प्योर बिजनेसमैन है, उसको कोई लेना देना नहीं है, ही इज क्लियरली अबाउट बिजनेस। चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, सपोज हितेश का चंद्रमा 10th हाउस में है, तो हितेश के पास मान लो कोई कुछ सामान लेने आया और हितेश अपनी शॉप पर है, ठीक है। हितेश से किसी ने कहा कि भाई ये 10 रुपये पकड़िए और मेरे को ये सामान दे दीजिए। हितेश ने कहा भाई ये तो 12 रुपए का है। उसने कहा मेरे पास 12 रुपए तो नहीं है, मेरे पास तो 10 रुपए है। तो हितेश, क्योंकि हितेश के 10वें भाव में चंद्रमा है, हितेश क्या सोचेगा, हितेश की मेंटालिटी कैसे काम करेगी कि अरे यार 10 रुपए है, मुझे व्यापार भी करना है और ये आदमी की जरूरत भी है, तो मेरी खरीद कितने की है, मेरी खरीद 8 रुपए की है, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको 10 रुपए में दे देता हूं, इसका भी भला हो जाएगा और 2 रुपए मुझे भी बच जाएंगे। तो हितेश उस ढंग से चंद्रमा को यूज कर लेगा। और यदि मरकरी जो है वो 10th में बैठा तो वो क्या कहेगा, देखिए जी माफ कीजिएगा, क्योंकि मरकरी है, बोलना तो जानता है, देखिए जी माफ कीजिएगा, मैं आपको ये 12 रुपए में नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, वो मतलब कुछ इस तरीके से समझा देगा, सामने वाला समझ भी जाएगा और वो उसको देगा भी नहीं उस चीज को, बिकॉज वो प्योर बिजनेसमैन है, राइट। तो दैट इज मून के, मून का जो वर्ण पराशर जी ने डिफाइन किया है, वैश्य वर्ण, वो किस हिसाब से डिफाइन किया है, राइट। अब मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, मान लीजिए किसी की पत्री में मरकरी 10 डिग्री है, मून 9 डिग्री है, तो यहां पर क्या कहोगे, मरकरी के अंदर मून के प्रभाव ज्यादा है कि मून के अंदर मरकरी के प्रभाव ज्यादा है? मरकरी के अंदर मरकरी के अंदर मून के प्रभाव ज्यादा है, समझ गए। यानी कि ये जो चंद्रमा है इसकी उदारता किसके अंदर है, मरकरी के अंदर, राइट। और एक कंडीशन क्या बनी, मून 10 डिग्री, मरकरी 9 डिग्री। अब मुझे बताओ इन दोनों कंडीशन में एक ज्यादा इमोशनल बिजनेसमैन कौन होगा, ये होगा कि ये होगा? ए होगा। ए होगा, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है मरकरी, इसके अंदर उदारता ज्यादा है। ये जो बिजनेसमैन है मून के रूप में, इसके अंदर पक्के बिजनेसमैन के गुण ज्यादा है। समझ गए बात को? ये परफेक्ट एग्जांपल है किस तरीके से प्लैनेट के ट्रेट्स बदलते हैं, राइट। अब एक बात ध्यान रखना, इस पर मैं बाद में जाऊंगा, कभी तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, पर एक बात को समझ लेना, ये जो कॉम्बिनेशन है, इट कैन मेक यू एक्सीडिंगली इंटेलिजेंट, आपको अत्यधिक बुद्धिमान बना सकता है, और एक्सीडिंगली मैड। जितना बुद्धिमान बना सकता है उतना ही आपको पागल भी बना सकता है। जब मरकरी की डिग्री ज्यादा होंगी, मून की कम होंगी, तो चांसेस इसके ज्यादा है। जब मरकरी की डिग्री कम होगी, मरकरी कम डिग्री पे, मून ज्यादा डिग्री पे, तो एक्सीडिंगली मैड होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, इसके लॉजिक पर मैं बाद में लेकर जाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ हम कारक तत्वों को स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं कि पराशर जी ने चंद्रमा को पूर्णतः डिफाइन कैसे किया है।
तो पराशर जी कह रहे हैं चंद्रमा। कौन है चंद्रमा? वो जो कफ वाला है, जिसकी प्रवृत्ति जो है कफ की है, वो जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट भी है। यानी कि चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में है आपके चार्ट में तो ये आपको इंटेलिजेंस भी देगा। तीसरा क्या कहा उन्होंने? चंचल स्वभाव। चंचल स्वभाव। अब चंचल स्वभाव से तुम समझना कि वो जो हम फिकल माइंडेडनेस कहते हैं, वो फिकल माइंडेडनेस क्या है? वो मन की चंचलता ही है, राइट? तो दैट इज चंचल स्वभाव या फिकल माइंडेडनेस। चौथी चीज क्या कहते हैं? काम आतुर। काम आतुर यानी कि डिजायरस। चंद्रमा जो है वो डिजायरस भी है। डिजायर कहां उत्पन्न होती है? कोई भी इच्छा कहां जागृत होती है? मन में जागृत होती है। डिजायरस चंद्रमा है, ठीक है? पराशर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कह रहे हैं गोल मटोल शरीर वाला। राउंड बॉडी, मतलब आप जैसे कभी किसी का जब देखोगे, शारीरिक बनावट देखोगे और उसमें आपको गोलाई ज्यादा दिखेगी, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसमें चंद्रमा के जो गुण है वो प्रबल हो गए, ठीक है? इसलिए गोल मटोल शरीर वाला। फिर क्या कह रहे हैं? शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि यानी कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा शुभ होगा, जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छी कंडीशन में होगा, उसकी जो दृष्टि होगी वो शुभ होगी। यानी कि वो जहां देखेगा वहां एक सौम्यता आएगी, तो उसको शुभ दृष्टि कहा है। और तीसरा क्या कहा है? लास्ट में क्या बोला? मधुर वाणी बोलने वाला। मधुर वाणी। मधुर वाणी का अर्थ क्या है? प्लेजेंट वॉइस। प्लेजेंट वॉइस। अब यहां पर एक बात को समझिएगा कि मधुर वाणी का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो वाणी बहुत अच्छी होगी या बुरी होगी। अच्छी और बुरी मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं? सपोज करो किसी का चंद्रमा बहुत प्रबल है तो वो मधुर बोलेगा, लेकिन आपको कई दफा कुछ लोग इतना ज्यादा मिठास वाले लगेंगे, इतना ज्यादा मीठा बोलते हुए लगेंगे कि आप सामने वाले को टोक ही दोगे कि भाई इससे ज्यादा मीठा मत बोलना, शुगर होने के चांसेस हैं जो हमारे बढ़ जाएंगे। मतलब इतना मीठा मत बोलो, हमें इतनी मिठास सुनने की आदत नहीं है। तो वो जरूरत से ज्यादा जब मीठा आए ना, जरूरत से ज्यादा मीठा जब आ जाए तो वो इसका मतलब चंद्रमा वहां ज्यादा एक्टिव हो गया है। और वो क्यों इतना मीठा बोल रहा है? कोई इच्छा है, क्योंकि उसके अंदर कोई डिजायर है जो उसने आपसे पूरी करवानी है। इसलिए ये जो कहा जाता है कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मिठास के साथ बोले उस व्यक्ति से बच के रहो, क्योंकि वो व्यक्ति किसी डिजायर के चलते, किसी काम भावना के चलते, किसी इच्छा को पूर्ण करने के चलते आपसे इतनी मिठास के साथ बात कर रहा है, ठीक है? तो इस बात का हमेशा याद रखें। तो ये पराशर जी का कथन है चंद्रमा के बारे में। और चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जन्म कुंडली के अंदर? चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है फूड को, खाने को। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मदर को। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है प्रकृति को। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को भी, ठीक है? चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है ट्रैवल को भी। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को भी। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है थॉट्स को भी।
ठीक है। और चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करेगा? और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट को। जब आप प्लैनेटरी कैबिनेट पढ़ते हो तो उसमें राजा कौन है? सूर्य। रानी कौन है? चंद्रमा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सूर्य है, स्टेट गवर्नमेंट चंद्रमा है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। अब है क्या, ये बात ध्यान रहे हमेशा कि जब आप चंद्रमा के इन सिग्निफिकेशंस को समझते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है। क्या? कि सपोज कीजिए चंद्रमा आपका 10th हाउस में है, किसी व्यक्ति का चंद्रमा 10th हाउस में है, तो वो व्यक्ति इन सिग्निफिकेशन से जुड़ा कार्य भी कर सकता है। और आप इस चीज को पाएंगे कि जब व्यक्ति की चंद्रमा की दशा चलती है तो चंद्रमा की दशा के समय या अंतरदशा के समय ये सब जो सिग्निफिकेशंस है, कारक जो है, ये क्या होते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जब चंद्रमा की दशा व्यक्ति की चलती है तो व्यक्ति के मन में अचानक से खाने के ख्याल आने लगते हैं। अब खाता तो आदमी हमेशा है, तो खाने के ख्याल से यहां तात्पर्य क्या है? उसका मन करने लगता है कोई खाने का काम कर ले, कोई फूड बिजनेस कर ले, कोई रेस्टोरेंट खोल ले, कुछ भी ऐसा कर ले। ऐसे ही चंद्रमा की ही अंतरदशा में व्यक्ति इमोशंस या अपने थॉट्स को लेकर या तो बहुत खुश रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो बहुत खुश रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। और या फिर जब चंद्रमा की दशा आती है, हमेशा याद रखना एक चीज कि चंद्रमा की दशा में जो एक चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी? वो देखने को मिलेगी कि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति के जीवन में ट्रैवल और चेंजेस अवश्य होते हैं। मतलब इफ यू आर रनिंग द एमडी ऑफ मून, तो देयर मे बी चेंज ऑफ रेजिडेंस, ट्रांसफर, चेंज ऑफ करियर, ठीक है, या लॉट ऑफ ट्रैवल। क्यों? ये सब क्या है? ये चंद्रमा के कारक तत्व है। हमने लास्ट टाइम सूर्य के केस में एक बात पढ़ी थी कि सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव में कौन विराजमान है? आपकी आत्मा विराजमान है, राइट? बिकॉज सूर्य इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। चंद्रमा जो है वो किस चीज का कारक है? मन का कारक है। अब आप देखो कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कहां विराजमान है। सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा 5th हाउस में विराजमान है, तो आपका मन और आपके इमोशंस कहां ज्यादा है? वो पंचम भाव में ज्यादा है। पंचम भाव लर्निंग का है, पंचम भाव बच्चों का है, पंचम भाव अफेयर्स का है। यानी कि जिन व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा रहेगा वो लर्निंग में, बच्चों में या अफेयर्स में अपने मन को इन्वॉल्व करके रखेंगे। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति इन 3 कारणों के चलते स्वयं को इमोशनल पाएगा। यानी कि जब बात बच्चों की आएगी तो वो इमोशनल हो जाएगा, ठीक है, भावुक हो जाएगा। जब बात अफेयर की आएगी तो अफेयर को लेकर वो बहुत भावुक रहेगा। तो ये सब चीजें जो है ये चंद्रमा की हैं। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं भी है आपका 1 से लेकर 12 भाव में, तो वहां जहां चंद्रमा विराजमान है वहां आपका मन भी है और उस क्षेत्र को लेकर आप भावुक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि 2nd में है तो किसको लेकर भावुक होंगे या कहां मन रहेगा? पैसे को लेकर, फैमिली को लेकर। 7th में होगा तो किस चीज को लेकर? व्यापार को लेकर, पार्टनर को लेकर। 10th हाउस में होगा तो किस चीज को लेकर? अपने कर्म को लेकर, प्रोफेशन को लेकर बहुत इमोशनल है आदमी। 11th हाउस में चंद्रमा है डिजायर को लेकर। अब आप कहो कि इसका अर्थ क्या है? हम
इमोशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? सपोज करो किसी का चंद्रमा 11th हाउस में है। 11वां घर किस चीज का है? डिजायर का है। तो डिजायर जो है वो क्या है? इच्छा पूर्ति है। अब सपोज करो किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, एकादश भाव है, सपोज मेरा चंद्रमा 11th हाउस में है, ठीक है, मान लो मलव का चंद्रमा 11th हाउस में, 11th में ना, और ये मान लो साउंड इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, या म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेट से। अब किन्हीं कारणों के चलते मान लो ये वो चीज नहीं कर पाया, तो इसका फर्क सीधा सीधा कहां पड़ेगा? इसके इमोशंस और मन पर पड़ेगा। ये इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा का 11th हाउस में होना अच्छा भी बहुत है और बुरा भी बहुत है, क्योंकि या तो इच्छा पूरी हो गई, डिजायर, तो चंद्रमा बैलेंस्ड है, और नहीं हुई तो इम्बैलेंस है। इसी प्रकार मान लो चंद्रमा किसी का 12th हाउस में, ठीक है, और व्यक्ति 12th हाउस की अगर बात करें तो 12th हाउस किस चीज का है? एक्सपेंडिचर का भी है, स्पेंड करने का भी है, लेट गो करने का भी है। तो या तो व्यक्ति लेट गो कर दे, या तो व्यक्ति जाने दे किसी बात को कि ठीक है यार, जो हो गया हो गया। अगर उसने बात को नहीं जाने दी तो क्या होगा? वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ गए? मान लो सौरभ का चंद्रमा 12वें घर में है, मैंने सौरभ को अभी कुछ कह दिया। अब सौरभ के पास दो ऑप्शन है, या तो सौरभ अभी के अभी इस बात को निकाल दे रहे, क्या हो गया, कह दिया तो कह दिया, तो सौरभ रहेगा इमोशनली बैलेंस स्टेट में। अगर इसने ये बात अपने अंदर डाल ली, अगर ये बात अपने अंदर डाल ली, तो ये मानना इसने अपने अगले 10-20 दिन जो है वो क्या किया? वो इमोशनल डिस्टरबेंस की भेंट चढ़ा दिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जहां कहीं आपका चंद्रमा है, you need to be very careful regarding that house. You need to be very careful regarding that house. अफेयर का कौन सा हाउस है? पंचम भाव। लर्निंग का कौन सा हाउस है? पंचम भाव। अब मैं आपसे पूछता हूं, गारंटी ज्यादा है कौन अच्छी आपको देगा, लर्निंग या अफेयर? लर्निंग। अफेयर की क्या गारंटी है? चला गया। लर्निंग की क्या गारंटी है? पास है। इसका अर्थ क्या है? You need to be very careful. You need to be very careful regarding your चंद्रमा। ये चंद्रमा वो है कि या तो आपको मन की शांति प्रदान कर देगा, संतोष प्रदान कर देगा, अन्यथा आपको पागल कर देगा। मेरा चंद्रमा पंचम भाव में है, राइट? या तो मैं मौज मस्ती में लिप्त हो जाऊं, या तो मैं मौज मस्ती में लिप्त हो जाऊं। पंचम भाव एंटरटेनमेंट का है, ठीक है, लेकिन आज मौज मस्ती हो गई, अगर कल को नहीं हुई फिर क्या होगा? मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। और यदि मैं अपना उद्देश्य जीवन का दो ही रखूं, भाई पढ़ना है या पढ़ाना है, तो मैं यहां से ठीक रहूंगा, बैलेंस, राइट? तो चंद्रमा जहां कहीं भी है, चंद्रमा जहां कहीं भी है आपकी जन्म कुंडली में, आप क्या करो? आप वहां पे 2 साइन बना दो। ये आपका चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के 2 साइन क्या हुए? दूसरी तरफ बन गया वो, एक सेकेंड, वो था ना हम बनाते थे कैसे, ये स्माइली फेस, ठीक है, क्राउन नहीं, क्राउन तो अलग चीज होती है, वो अभी बनाया नहीं जा रहा। अरे हाँ, ऐसे बनाते थे ना, फूल के अंदर स्माइली फेस, ऐसे बनाते थे ना, कमल का फूल, ठीक है। मेरे को कमल के फूल से याद आ गई, मेरा फ्रेंड था एक कंपनी में, तो बड़ा बीजेपी का सपोर्टर था। तो हम कभी भी बात करते ना, तो कहते जी हमें तो एक ही बात पता बचपन से, कमल का फूल कभी ना भूल। तो मून जिस घर में है उसको आप बैलेंस वे में यूज करते हो तो इट विल बी लाइक ए फ्लावर, एंड इफ यू आर यूजिंग दैट हाउस नेगेटिवली तो इट्स अ वार्निंग, इट कैन मेक यू insane or mad or crazy.
तो इंसेन, मैड या फ्लावर, चॉइस आपकी है, राइट। अब एक चीज और, ये जो चंद्रमा है इसके दो रोल होते, दो। एक होता है इसका चंद्रमा का, एक तो होता है कॉमन रोल और एक होता है डिस्टिंक्टिव रोल। अब कॉमन रोल का मतलब क्या है कि भाई ये मेरी जन्म पत्री में भी मेरी मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हितेश की कुंडली में भी ये मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सौरभ की में भी मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मलव की में भी कर रहा है। लेकिन मेरी जन्म कुंडली में ये कौन है? 12th लॉर्ड है, ठीक है। हितेश की जन्म कुंडली में क्या है? ये 5th लॉर्ड है। मलव की जन्म कुंडली में क्या है? ये 10th लॉर्ड है। और सौरभ की जन्म कुंडली में क्या है? ये 7th लॉर्ड है। यानी कि चंद्रमा के दो रूप हैं। एक तो स्थायी रूप है जो सबके लिए बराबर है, नहीं, जो उसका सिग्निफिकेशन है, जो कारक है। और ये क्या हो गया? डिस्टिंक्ट फीचर क्यों बोलते हैं डिस्टिंक्टिव? ये होता है लॉर्डशिप, कि वो हाउस लॉर्डशिप के अनुसार कहां को रूल कर रहा है। तो हितेश का चंद्रमा 5th हाउस का लॉर्ड है। इसका अर्थ यह है हितेश को अपना चंद्रमा क्यों बैलेंस स्टेट में रखना है? ताकि इसकी इंटेलिजेंस और इसकी बुद्धि ठीक रह पाए। क्यों? किसे रूल कर रहा है ये? 5th हाउस को। तो चंद्रमा के डिस्टर्ब होते ही क्या डिस्टर्ब होगा? 5th हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि बुद्धि जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका अर्थ है कि हितेश को ये कहना है कि भाई अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को बैलेंस स्टेट में रखो, अन्यथा बुद्धि गड़बड़ा जाएगी। मलव के केस में चंद्रमा की बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि वो किसको अफेक्ट कर देगी? प्रोफेशन को। यानी कि जैसे ही इमोशंस में डिस्टर्बेंस आई, मन में डिस्टर्बेंस आई, क्या अफेक्ट हुआ? प्रोफेशन डिस्टर्ब हो गया। सौरभ के केस में ये कौन है? 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड क्या है? रिलेशनशिप। इसका अर्थ क्या है कि कल को सौरभ यदि ये कहे कि भाई मैं जो हूं, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं या मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं, तो आप सौरभ से पूछ सकते हो कि भाई फिर तो रिलेशन भी अच्छे नहीं चल रहे होंगे। वो कहेगा हाँ नहीं चल रहे। या इसको वाइस वर्सा ले सकते हैं, अगर ये कह रहा है कि रिलेशन ठीक नहीं चल रहा, तो आप कह सकते हो इसलिए सही नहीं चल रहा क्योंकि तू मन से डिस्टर्ब है। अपने मन को सही कर, सही जगह लगा, रिलेशन तेरा ठीक ठाक चलेगा। अब ऐसे ही मेरे पत्रिका में ये कौन है? 12th लॉर्ड है। अगर मेरा मन बैलेंस नहीं रहा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेट गो नहीं होगा, और क्या खराब हो जाएगा? सबसे ज्यादा नींद खराब हो जाएगी। 12th हाउस नींद है। और एक बात और है कि जब आपका 12th लॉर्ड चंद्रमा है तो आपको इस बात का निरंतर स्मरण रहना चाहिए कि आप कहां खर्च रहे हैं, आप अपना एक्सपेंडिचर कहां कर रहे हैं, राइट? बिकॉज आप अगर कहें कि एक्सपेंडिचर को इतनी इंपॉर्टेंस मैं क्यों दे रहा हूं, जाहिर सी बात है यदि मैंने गलत किसी व्यक्ति को कुछ दे दिया तो मैंने सुपात्र को नहीं दिया, मैंने कुपात्र को दे दिया। इसलिए 12वां घर क्या है? 12वां घर दान है। दान किसको जाना चाहिए? सुपात्र को जाना चाहिए, कुपात्र को नहीं जाना चाहिए। तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल गिविंग एनीथिंग। अभी यहां बात ज्योतिष की चल रही है, मैं इसको दे रहा हूं, लेकिन आई हैव टू बी वेरी डिस्टिंक्टिव। मुझे बहुत प्योरिटी के साथ इसको देना है। जहां मन में जरा भी भेद कर दिया देने में, किसको डिस्टरबेंस होगी? सामने वाले को नहीं होगी।
वो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो ये लिख देगा वीडियो बहुत अच्छी है, या ज्यादा से ज्यादा ये लिख देगा अरे यार क्यों पागल बना रहे हो। लेकिन ये तो वो है जो अपनी एक्टिविटी कर रहा है। मुझे ये वीडियो बनाने से पहले मुझे इस बात का ध्यान ज्यादा रखना है, बिकॉज इसका उद्देश्य मुझे मेंटली अफेक्ट करेगा पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, राइट। ऐसे ही विनय की कुंडली की बात करें तो विनय किस लगन में जन्मा है, जेमिनाई में। तो मून कौन से घर को रूल कर रहा है, सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस किस चीज का है, फैमिली और वेल्थ। इसका अर्थ क्या है, फैमिली और वेल्थ का मतलब क्या है कि फैमिली और वेल्थ का अर्थ ये है कि अगर विनय मेंटली बैलेंस स्टेट में रहा तो उसके पास वेल्थ भी आएगी और फैमिली टर्म्स भी उसके अच्छे रहेंगे। समझ गए। तो ये तो हो गई बहुत छोटी चीज चंद्रमा की। अब मैं चंद्रमा की रेमेडीज या अलाइनमेंट के बारे में तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान देता हूं, ठीक है। ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। मैंने जब कारक तुम लोगों को बताए तो मैंने क्या कहा, चंद्रमा किस चीज का कारक है, मलव की कुंडली में चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन से घर को, 10th को। यानी कि मलव ने अगर अपना खान पान बिगाड़ा तो फर्क किसे पड़ेगा, इसके प्रोफेशन को पड़ेगा। अब देखो खाने की इंपॉर्टेंस कैसे आपको समझ में आएगी, एस्ट्रोलॉजी बता रही है। क्यों, क्योंकि उसका 10th हाउस किससे लिंक्ड है, चंद्रमा से लिंक्ड है। चंद्रमा किस चीज का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा किस चीज का कारक है, अन्न का कारक है। बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये डायरेक्ट उसका इन्फ्लुएंस है। अब राहुल के चार्ट में चंद्रमा 12th हाउस को रूल कर रहा है, तो अन्न किस चीज पे अन्न किस चीज को अफेक्ट करेगा, अन्न रिप्रेजेंट करेगा स्पिरिचुअलिटी को। अगर ये व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो ये क्या भोजन ग्रहण कर रहा है, इस पर इसको विशेष ध्यान देना है। समझ रहे हो। तो ये जो प्याज लहसुन ना खाने का जो एक सिस्टम बताते हैं कि एक सात्विकता क्यों करती है, क्योंकि चंद्रमा का गुण क्या है, तमो है, रजस है कि सत्व है, सत्व गुणी है चंद्रमा। तो सात्विक खाने से क्या होगा, सात्विक खाने से इसका प्रोफेशन ठीक हो जाएगा, इसकी स्पिरिचुअलिटी ठीक हो जाएगी, इसका क्या होगा, इसकी इंटेलिजेंस ठीक हो जाएगी, इसका क्या होगा, इसके रिलेशन अच्छे चलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, ठीक है। इसका क्या होगा, समझ रहे हो। ये डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है। तो चंद्रमा की इंपॉर्टेंस यहां है, इसलिए पराशर जी इस ग्रह को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, आज मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं, षष्ठी अंशा का सूत्र दे रहा हूं। ये मैंने कहीं स्टडी किया था, फिर कुछ कुंडलियों पे लगाया था, तो तुम भी इसको नोट करना। ज्योतिष में इन दो ग्रहों को ल्यूमिनरीज कहा गया है, ठीक। पुरुष, प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। ज्योतिष में इस ग्रह को ईश्वरीय कृपा भी कहा है, ईश्वरीय सहायता, ईश्वरीय कृपा, जो भी है। अब एक बात को ध्यान रखना, एक चार्ट होता है D60 जिसको हम बोलते हैं षष्ठी अंशा।
जिसको हम बोलते हैं षष्टियांशा। अब षष्टियांशा चार्ट में यदि बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली में, षष्टियांशा कुंडली में सूर्य पर पड़े या चंद्रमा पर पड़े या सूर्य और चंद्रमा दोनों पर पड़े, तो इस व्यक्ति को आप एक ब्लेस्ड सोल मान लीजिए। षष्टियांशा कुंडली में यदि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर जाए, चंद्रमा पर जाए, तो आप यह समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा जो है वो बाकियों से भिन्न है। देखो, ईश्वरीय कृपा तो हर व्यक्ति के पास आ सकती है, लेकिन इस व्यक्ति को जो भी इसने कर्म किए हैं अपनी जो पास्ट लाइफ में, क्योंकि षष्टियांशा एक अकेली ऐसी कुंडली है जो आपको पास्ट से पास्ट लाइफ का दिखा सकती है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर सन मून को देख रहा है षष्टियांशा चार्ट में, तो इसका अर्थ यह है कि आपके संचित कर्मों के कारण जो इस जन्म में आप प्रारब्ध लेकर आए हो, उस प्रारब्ध के रूप में आपको ईश्वरीय कृपा जो है वो विशेष रूप से मिली है। हर किसी को ये नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हमारा चंद्रमा के ऊपर छोटा सा विश्लेषण था।